हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू लॉ स्पाया। मेरा नाम आयुषी है और आज लॉ ऑन पॉइंट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं व्हाई एंड हाउ एमपीज़, एमएलएज़ और एमएलसीज़ आर डिस्क्वालिफाइड इन इंडिया। और हम लोग इस टॉपिक पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एट द सेम टाइम पिछले 1-2 हफ्ते से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है क्योंकि मिस्टर राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं और वायनाड केरला से एमपी थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कन्विक्शन। एंड मिस्टर मोहम्मद फैज़ल जो कि लक्षद्वीप से एमपी हैं, उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया है रिगार्डिंग हिज इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। एंड ये जो ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 2 लैंडमार्क रूलिंग्स हैं, लिली थॉमस एंड लोक प्रहरी, जिन्होंने कुछ इश्यूज़ जो कन्विक्शन के ग्राउंड से रिलेटेड अराइज हुए थे उस टाइम पर, उनको रिजॉल्व तो किया है, बट एट द सेम टाइम कुछ नए लूप होल्स और एनामलीज क्रिएट हो गए हैं। सो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा हम राहुल गांधी जी के केस का फैक्चुअल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बिकॉज एक प्रैक्टिकल केस जब हमारे सामने होता है तो वो थ्योरी समझने में हमें आसानी कर देता है। ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो राहुल गांधी हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं और वायनाड केरला से एमपी थे। उन्होंने 2019 जनरल इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन रैली की थी कोलार कर्नाटका में, जहाँ पे उन्होंने स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कुछ स्टेटमेंट बोला था मोदी सरनेम से रिलेटेड, जिसको पूर्णेश मोदी जो कि एमएलए हैं सूरत से, उनको वो जो स्टेटमेंट था वो डिफेमेटरी और ऑफेंसिव फील हुआ और उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन, जो कि सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर एक ऑफेंस है। ठीक है। फिर उसके बाद उनका जो ट्रायल है वो सीजीएम के कोर्ट में, विच इज़ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चला। 23 मार्च 2023 को उसका जजमेंट आया जिसमें राहुल गांधी को गिल्टी घोषित कर दिया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेमेशन और उनको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई। उसके बाद 24 मार्च को लोकसभा सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन आया जिसमें ये कंफर्म कर दिया गया कि बिकॉज अब उनको 2 साल की सज़ा हो गई है, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ओवरऑल क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ इस पूरे केस का कि एक तो उनको 2 साल की सज़ा हो गई है, दूसरा वो अब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो वो एक्स एमपी हैं और उनकी जो वायनाड की सीट है अब वो वेकेंट हो गई है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी चाहे तो वो उस पर बाई पोल या बाई इलेक्शन कंडक्ट करा सकता है। अब प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है कि जैसे कि नॉर्मल केसेस में होता है कन्विक्शन के कि आपके पास अपील का राइट होता है, तो राहुल गांधी जी ने अपील फाइल की है सूरत के सेशन कोर्ट में, जहां पर उनको सेंटेंस का स्टे मिल गया है, बट जो कन्विक्शन का स्टे है उसके लिए अभी हेयरिंग होनी है। स्टे ऑफ सेंटेंस एंड स्टे ऑफ कन्विक्शन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। स्टे ऑफ कन्विक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको जो ये डिस्क्वालिफिकेशन आपका हो गया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कन्विक्शन, अगर आपको इसे नॉन ऑपरेशनल बनाना है तो उसके लिए आपको स्टे ऑफ कन्विक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, ये भी अभी हम लोग आगे समझेंगे। सो ये हो गया फैक्चुअल बैकग्राउंड। अब पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। तो नॉर्मली जब हम किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो आपको फुलफ़िल करना होता है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपका कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी कुछ एज लिमिट मेंशन्ड होती है, उसके अंदर आपको फॉल करना चाहिए, आपकी इंग्लिश की स्किल अच्छी होनी चाहिए या कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। सिमिलरली अगर आपको एमपी, एमएलए या एमएलसी बनना है, ठीक है, तो कुछ क्वालिफ़िकेशंस होती हैं जो प्रेजेंट होनी चाहिए, कुछ डिस्क्वालिफ़िकेशंस होती हैं जो कि एब्सेंट होनी चाहिए। तो 3 सिनारियोज बनते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशंस प्रेजेंट हैं, डिस्क्वालिफ़िकेशंस एब्सेंट हैं, जो कि आइडियल सिनारियो है, तो आप एमपी, एमएलए और एमएलसी बन सकते हो। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशंस एब्सेंट हैं, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशंस तो एब्सेंट हैं ही हैं, तो आप एमपी, एमएलए, एमएलसी नहीं बन सकते हो। सिमिलरली अगर आपकी क्वालिफिकेशंस तो प्रेजेंट हैं बट डिस्क्वालिफिकेशंस भी प्रेजेंट हैं, तो भी आप एमपी, एमएलए और एमएलसी नहीं बन सकते हो। और ये जो तीसरा वाला सिनारियो है, लास्ट वाला, इसमें अगर ये तब अराइज होता है जब आप ऑलरेडी एमपी, एमएलए, एमएलसी बन चुके हो, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी के केस में हुआ कि वो कन्विक्ट हो गए, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। अगर अब आपको दोबारा इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, या तो आप
अगर आप डिस्क्वालिफिकेशंस आपके प्रेजेंट हैं तो आपको अपनी डिस्क्वालिफिकेशंस को रिमूव करना पड़ेगा, और अगर आपकी क्वालिफिकेशंस एब्सेंट हैं तो आपको क्वालिफिकेशंस को अपने लाना पड़ेगा, मतलब आपको वो सारी चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी जो क्वालिफिकेशंस के अंदर रिक्वायरमेंट मेंशन्ड है। अब ये क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशंस कहाँ पर मेंशन्ड है? तो कुछ लॉज हैं जो प्रोवाइड करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले जो दो आपकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मिलती हैं, और तीसरी है आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, 1951 का। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहला जो है वो है आपका आर्टिकल 84 एंड 102। ये है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए। 84 है क्वालिफिकेशन, 102 है डिस्क्वालिफिकेशंस। फिर आर्टिकल 173 एंड 191 है, ये है एमएलएज और एमएलसीज के लिए। 173 है क्वालिफिकेशन, 191 है डिस्क्वालिफिकेशंस। और 173 एंड 191 जो है वो 84 और 102 से सिमिलर है, मतलब दोनों की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेम है, बस आर्टिकल डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रोविज़न चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये है आर्टिकल 84, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो इसमें क्वालिफिकेशंस आपकी क्या मेंशन्ड है कि आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स में के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं विच इज़ राज्यसभा, तो आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। और हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के लिए आपकी एज जो है 25 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली 102 में डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है, वो ये कहती हैं कि आप डिस्क्वालिफाइड होगे इलेक्शन लड़ने के लिए या बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो, या फिर आप अनसाउंड माइंड के हो, या फिर आप इंसॉल्वेंट हो, ठीक है। तो ये है आपका पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ मेंशन्ड है? एंटी डिफेक्शन लॉ आपका मेंशन्ड है शेड्यूल 10 में, और इसको डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड कौन बताता है? 102 क्लॉज 2 एंड 191 क्लॉज 2, ठीक है, दोनों सेम है। 102 क्लॉज 2 आपका एमपीज के लिए है और 191 क्लॉज 2 आपका एमएलएज और एमएलसीज के लिए है। तो इसका भी प्रोविज़न हम लोग देख लेते हैं। ये आपका शेड्यूल 10 है, ठीक है, और ये बोलता कहाँ पर है कि आप डिस्क्वालीफाई होगे इसकी वजह से? 102 क्लॉज 2, ठीक है, साफ साफ ये चीज़ बोलता है। अब हम लोग तीसरे के ऊपर आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो पार्ट 2 है उसका चैप्टर 1, 2, 3 आपको बोलता है कि कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स हैं क्वालिफिकेशंस के, डिस्क्वालिफिकेशंस के, और वो एडिशनल ग्राउंड्स हैं अदर दैन जो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा, जिसके बेसिस पे आप क्वालिफाई होते हो और डिस्क्वालीफाई होते हो। उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने वेबसाइट खोल रखी है इंडिया कोड की, इसमें ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है। इसका आप देखोगे ये सेक्शन 3 से शुरू होता है। सेक्शन 3 आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स की क्वालिफिकेशन बताता है। सेक्शन 4 आपका हाउस ऑफ द पीपल की बताता है। सेक्शन 5 लेजिस्लेटिव असेंबली की बताता है। सेक्शन 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल की बताता है। फिर सेक्शन 8 बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कन्विक्शन, जो अभी राहुल गांधी जी के केस में हुआ या मोहम्मद फैसल के केस में। फिर 8A आपका करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है। फिर 9 आपका करप्शन और डिसलॉयल्टी, फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट कंपनी। तो ऐसे करके बहुत सारे सेक्शंस आपके मेंशन्ड हैं, जो कि आप ये देख सकते हो सेक्शन 10A तक आपके डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन कर रखे हैं इसमें। तो ये एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये एडिशनल क्यों क्रिएट किए गए और इसकी पावर कहाँ से आई? तो इसकी जो पावर है वो पार्लियामेंट को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही। तो जो हमने आर्टिकल 84 और 102 पढ़ा था फॉर एमपीज़, एंड 173 एंड 191 पढ़ा था एमएलएज और एमएलसीज़ के लिए, तो उसमें ही ये साफ साफ मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट एडिशनल क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस को बता सकता है, नोटिफाई कर सकता है बाय मेकिंग अ लॉ। तो आप 84 क्लॉज सी देखो, ये पार्लियामेंट को क्या कहता है? सच अदर क्वालिफिकेशंस चाहे तो वो बाय लॉ ऐड कर सकता है। उसी तरह 102 का क्लॉज ए सब क्लॉज ई आप जब देखोगे तो वो भी यही चीज़ कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी लॉ के अंदर और डिस्क्वालिफिकेशंस बता सकता है। आप आराम से पॉज करके प्रोविज़न को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल लॉ। अब डिसाइडिंग अथॉरिटी एक चीज़ होती है, मतलब कि अगर मान लीजिए आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो ऐसे केसेस में कौन डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में आप डिस्क्वालीफाइड हो? तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो जो हमारा 84 और 102 वाला प्रोविज़न है उस केस में ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन होता है। मतलब एज सून एज आप
किसी भी जो भी क्राइटेरिया मैंने अभी आपको दिखाया, अगर आप वो फुलफ़िल करते हो तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, कोई डिसाइड नहीं करेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन उठाते हो कि नहीं मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ हूँ, ग्राउंड्स नहीं फुलफ़िल हुए हैं, तो कौन फाइनल अथॉरिटी होता है? एमपीज़ के केस में प्रेसिडेंट होता है, एमएलएज़ और एमएलसीज़ के केस में गवर्नर होता है। ठीक है। अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला पोर्शन था, उसके केस में जो है ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। उस केस में जो फाइनल अथॉरिटी होती है आपकी, वो होती है स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है। स्पीकर लोकसभा के केस में या लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में, चेयरमैन राज्यसभा के केस में या लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में डिसाइड करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आपका कुछ केसेस में ऑटोमेटिक होता है, जैसे अभी कन्विक्शन के ग्राउंड पे, कुछ केसेस में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, कुछ केसेस में इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन थ्रू कन्विक्शन समझ लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन थ्रू कन्विक्शन जो कि अभी राहुल गांधी के केस में हुआ है और मोहम्मद फैसल के भी केस में हुआ है, वो सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर डिफाइंड है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8 ये है, मैंने साइड में खोल रखा है, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है कि पहले जो 3 क्लॉजेज हैं वो ये बताते हैं कि ये ग्राउंड्स हैं, इनके बेसिस पे आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ठीक है। तो 1 और 2 क्या कहता है? वो कुछ सेट ऑफ ऑफेंसेस, ये ABCDEFG करके 1 और 2 जो है कुछ सेट ऑफ ऑफेंसेस इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, जिनके अंडर अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ठीक है। और फिर जो आपका 8 क्लॉज 3 है, आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना, वो ये कहता है कि हमें जो सेट ऑफ ऑफेंसेस हैं जो 1 और 2 में मेंशन है, अगर उसके अलावा भी, ठीक है, आप किसी ऑफेंस के अंदर कन्विक्ट होते हो और आपको 2 साल की या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलती है, तो उस केस में भी आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो यही हुआ है राहुल गांधी के केस में। राहुल गांधी जो हैं वो डिफेमेशन के अंदर जो है कन्विक्ट हुए हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन के अंडर कन्विक्ट हुए हैं। और जो क्रिमिनल डिफेमेशन है आप जब पढ़ोगे तो 1 और 2 के अंदर वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको 2 साल की सज़ा मिली है, इस वजह से वो क्लॉज 3 के अंदर फॉल करेंगे एंड इसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ठीक है। तो उनका जो केस है वो 8 क्लॉज 3 के अंदर फॉल करता है। अब चाहे अगर आप 8 क्लॉज 1 या 2 या 8 क्लॉज 3 के अंदर दोनों ही केसेस में अगर आप कन्विक्ट हुए हो, तो आप डिस्क्वालीफाई अगर हुए हो उसकी वजह से, तो आपका जो बार है डिस्क्वालिफिकेशन का वो कब तक काम करेगा? तो नॉर्मल केसेस में और जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं सब में अलग अलग पीरियड्स के लिए आप डिस्क्वालीफाई होते हो। इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 8 के केस में क्या होता है कि जितने साल की आपकी पनिशमेंट है, ठीक है, मान लीजिए जैसे राहुल गांधी केस में 2 साल की, तो आपको उसको सर्व करना होगा। साथ में पनिशमेंट सर्व करने के बाद आप 6 साल और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है। तो राहुल गांधी के केस में क्या है कि 2 साल की जो उनकी सज़ा है वो प्लस 6 साल और उनको कम्प्लीटली 8 इयर्स जो है वेट करना पड़ेगा फिर से दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए। किसका इलेक्शन? MP, MLA और MLC, किसी का भी। ठीक है। सो ये है आपका डिस्क्वालिफिकेशन थ्रू कन्विक्शन। अब इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन थ्रू कन्विक्शन के लिए हमारे पास रेमेडी क्या है? तो एक तो मैंने आपको रेमेडी बताई कि आप सेंटेंस सर्व करो प्लस 6 साल और इंतज़ार करो। ठीक है। उसके बाद आप दोबारा फ्रेश इलेक्शन लड़ सकते हो। दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है? दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि जो कि नॉर्मल केसेस में होता है कन्विक्शन के, कि आपके पास अपील का ऑप्शन है या रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करने का ऑप्शन है एपेलेट कोर्ट में। अगर आप अपील और रिवीजन एप्लीकेशन एपेलेट कोर्ट में फाइल करते हो और आपको कन्विक्शन पे स्टे मिल जाता है, सेंटेंस पे स्टे नहीं, दोनों का डिफरेंस अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो क्या होगा कि जिस दिन आपको कन्विक्शन का स्टे मिलेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन, आपका क्या होगा, वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सीज हो जाएगा, मतलब नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा। और उस दिन से आप वापस से जहाँ से आप MP, MLA या MLC थे, वापस से आप वहाँ से MP, MLA या MLC बन जाओगे। सो अगर राहुल गांधी जैसे अभी उनको सेशंस कोर्ट ने स्टे ऑफ सेंटेंस दे दिया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर उनको स्टे ऑफ कन्विक्शन भी मिल जाए, तो क्या होगा, उनकी मेंबरशिप वापस से रिवाइव हो जाएगी उस दिन से जहाँ से उनको स्टे ऑफ कन्विक्शन मिला है, और वो वापस से वायनाड से MP हो जाएंगे और नॉर्मल जैसा वो अपना पीरियड है जितने साल का उनका बचा हुआ उसको सर्व करेंगे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके। तो अब हम लोग आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर, विच इज़ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड लोक प्रेरी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिली थॉमस के बारे में। लिली थॉमस केस से पहले हमें सेक्शन 8 पे वापस जाना पड़ेगा। तो हमने अभी सेक्शन 8 का क्लॉज 1, 2 और 3 देखा। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 8 का क्लॉज 4। तो जो सेक्शन 8 का क्लॉज 4 है वो ये कहता है कि जो MPs, MLAs और MLCs कन्विक्ट होते हैं, ठीक है, और 8.1, 8.2 और 8.3 के अंदर फॉल करते हैं एंड डिस्क्वालीफाई होते हैं, उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो पहले तो मैं आपको बता रही थी, और राहुल गांधी भी ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है उनका। तो ऐसा क्यों है कि उनका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है जबकि 8.4 है? तो उसकी वजह है लिली थॉमस का केस, तो वो अभी हम समझेंगे। तो 8 क्लॉज 4 बेसिकली ये कहता है कि ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। और तो फिर क्या होगा? ये होगा कि जब आप कन्विक्ट होगे तो उसके बाद 3 महीने का आपके पास समय होगा। उन 3 महीनों में आप डिस्पाइट द कन्विक्शन MP, MLA और MLC बने रहोगे। और अगर उस 3 महीने के अंदर आपने अपील या रिविजन एप्लीकेशन फाइल कर दिया अगेंस्ट योर कन्विक्शन, तो आप जो है, जब तक वो अपील और रिविजन एप्लीकेशन फाइनल डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक उसका डिस्पोजल नहीं हो जाता फाइनल, तब तक आप जो है MP, MLA और MLC बने रहोगे। मतलब 3 महीने के लिए तो आप MP, MLA और MLC डिस्पाइट द कन्विक्शन बने हो, लेकिन अगर आपने अपील और रिविजन फाइल कर दिया, रिविजन एप्लीकेशन, तो जब तक वो रिविजन एप्लीकेशन और अपील फाइनली डिसाइड नहीं हो जाती तब तक आप MP, MLA और MLC बने रहोगे, ठीक है। इसका मतलब नो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन। तो अब क्या हुआ कि इस प्रोविज़न का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा। जो MP, MLA और MLCs हैं वो केस फाइल करते थे, और हमें पता है इंडिया में एडजर्नमेंट्स होते रहते हैं, कभी कभी 5 साल 10 साल लग जाते हैं केस को फाइनल डिस्पोज ऑफ होने में। तो वो डिस्पाइट देयर कन्विक्शन MP, MLA और MLC बने रहते थे। एक बार अपील और रिविजन एप्लीकेशन फाइल कर दी, केस चलता रहेगा। तो इस मिसयूज़ की वजह से एक PIL फाइल हुई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजेस बेंच थी, उन्होंने इस मिसयूज़ की वजह से नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 8.4 है ये पार्लियामेंट की पावर के बाहर है। ये पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है सेक्शन 8 क्लॉज 4 को बनाने की। और क्यों नहीं है पार्लियामेंट के पास पावर सेक्शन 8 क्लॉज 4 बनाने की? क्योंकि ये जो पार्लियामेंट की पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 102 और 191, जो दोनों सेम है, एक है MP के लिए, एक MLA के लिए, उसके अंदर से पार्लियामेंट को ये पावर मिली हुई है, उनको ये राइट मिला हुआ है कि वो चाहे तो फर्दर डिस्क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशंस और क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड की हुई हैं, और सेक्शन 8 उन्हीं में से है, ठीक है। और जब हम लोग 102 की मैंने आपको बात की थी और डिसाइडिंग अथॉरिटी समझाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि 102 और 191 के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। मतलब एज सून एज आपका डिस्क्वालिफिकेशन तय हो गया कि ये ग्राउंड्स पे आप फुलफिल कर रहे हो डिस्क्वालिफिकेशन, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। किसी डिसाइडिंग अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे डिफेक्शन के केस में स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड करता है, इस केस में कोई भी डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो जब 102 और 191 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की इंटेंशन थी कि ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो, और उसी 102 191 के अंदर से पार्लियामेंट पावर डिराइव कर रही है और डिस्क्वालिफिकेशंस डिफाइन कर रही है, तो वो कैसे ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन को नहीं अलाउ कर रही? वो कैसे 3 महीने का समय दे रही है? तो दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि ये जो पार्लियामेंट ने प्रोविज़न बनाया है सेक्शन 8.4 का, क्योंकि ये पार्लियामेंट की पावर के बाहर है, इस वजह से ये जो प्रोविज़न है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, इनवैलिड है। इसीलिए अब जो भी केसेस होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शन 8 के अंदर 1, 2 या क्लॉज 3 किसी में भी अगर फॉल करता है तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन होता है। आपको ये जो 3 महीने का पीरियड है ये अप्लाई नहीं होता अब, ओके। तो ये था आपका लिली थॉमस का केस। अब हम लोग समझते हैं लोक प्रहरी के केस को। तो जो हमारा लोक प्रहरी का केस है, लोक प्रहरी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर को समझ लेते हैं कि कैसे जब ट्रायल होने के बाद अपील आप कैसे फाइल करते हो, क्योंकि हमें समझना है स्टे ऑफ सेंटेंस और स्टे ऑफ कन्विक्शन के डिफरेंस को। तो जब किसी इंसान का क्रिमिनल केस चलता है, उसको कन्विक्शन मिलता है और सेंटेंस मिलता है, तो उसके पास आती है राइट टू अपील, और वो कहाँ आती है? सेक्शन 374 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है? वो एक ऐसा कोड है जो कि प्रोसीजर प्रोवाइड करता है पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि FIR,
आपका अरेस्ट, पूरा जो ट्रायल का प्रोसीजर है, फिर आपका जो सेंटेंस है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कवर्ड हैं, आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। तो जो सेक्शन 374 है वो आपको अपील का राइट देता है कि आप कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल करते हो। आप सिर्फ सेंटेंस के अगेंस्ट भी अपील फाइल कर सकते हो, लेकिन जब आप कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल करते हो तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मेनली मतलब ये होता है कि आप जो आपका कन्विक्शन हुआ था और जो आपका सेंटेंस हुआ था दोनों के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो, क्योंकि बिना सेंटेंस के कन्विक्शन का कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ गिल्टी घोषित कर दिया, आपको किसी तरह की पनिशमेंट नहीं दी, तो उसका क्या मतलब हुआ। तो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, गिल्टी, और सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी पनिशमेंट होती है। अब जो सेक्शन 389 है सीआरपीसी का, वो जिस कोर्ट में आपने अपील फाइल की है उसके जो उस कोर्ट को, मतलब जो एपेलेट कोर्ट होता है उसको कुछ पावर्स दे रखी हैं उसने, और वो एक तरह से रेमेडी होती है एपिलेंट के लिए, मतलब जो कन्विक्ट हुआ है उसके लिए एक तरह से वो रेमेडी होती है। तो वो पावर क्या है एपिलेट कोर्ट की, कि वो क्या कर सकता है, जो भी आपको सेंटेंस मिला है, ठीक है, जो भी आपकी सेंटेंसिंग हुई है उसका वो उस पर वो स्टे लगा सकता है, उसके एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा सकता है। मतलब आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पकड़ के जेल नहीं भेजा जाएगा, आपका जो सेंटेंस है वो उस पर स्टे लग गया है। साथ में उसको क्या रेमेडी देता है, बेल की रेमेडी देता है। मतलब आप जो है अगर अरेस्ट हुए हो तो अब आपको अरेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेल मिल गई है, आप अपने घर पे आराम से रह सकते हो जब तक आपका ये अपील फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी 389 स्टे ऑफ कन्विक्शन की बात नहीं करता है। और ऐसा क्यों है कि वो स्टे ऑफ कन्विक्शन की बात नहीं करता, तो जैसे मैं आपको पहले कह रही थी कि जो कन्विक्शन होता है वो बिना सेंटेंस के किसी काम का नहीं होता है। तो मतलब अगर आपको स्टे ऑफ सेंटेंस मिल गया है तो आपको स्टे ऑफ कन्विक्शन की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये स्टे ऑफ कन्विक्शन कहाँ से आया, ये तब आया जब बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन जैसे लॉज बनने लगे, जो ये कहने लगे कि अगर आप कन्विक्ट होते हो किसी ऑफेंस में तो आप जो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे उस पर्टिकुलर पोजीशन से, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में होता है। तो क्या हो गया इसकी वजह से कि अगर आप स्टे ऑफ सेंटेंस ले भी लेते थे, लेकिन क्योंकि आपको कन्विक्शन में स्टे नहीं मिला है तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यूड रहता था डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको स्टे ऑफ सेंटेंस मिल चुका है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अराइज होने की वजह से एमपीज़, एमएलएज़ और एमएलसीज़ के पास रेमेडी नहीं होती थी। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए, जैसे रामन आरंग, नवजोत सिंह सिद्धू, रविकांत एस पाटिल, BR कपूर, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस गजानन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सिनारियो में इस पूरे इशू को रिजॉल्व किया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो सेक्शन 389 है हम लोग उसको नैरोली इंटरप्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ उसमें सेंटेंस होगा, सेंटेंस पे स्टे मिलेगा, या फिर सिर्फ बेल की रेमेडी मिलेगी। हम लोग उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे और हम लोग इंटरप्रेट करेंगे कि उसके अंदर आपको कन्विक्शन पे भी स्टे मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वैसे भी जब आप 374 के अंदर जाते हो अपील के लिए तो वैसे भी वो कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील होती है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेंटेंस के अगेंस्ट अपील होती है। तो क्योंकि वो कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील होती है, और ऐसा जो है जब 389 का सेक्शन क्रिएट किया गया था तो ये फोरसाइट नहीं थी कि कन्विक्शन के स्टे की अलग से ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन जैसे लॉज के बारे में नहीं सोचा गया था उस टाइम पर कि इस तरह का कोई लूपहोल क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने ये बोला कि नहीं, हम 389 में स्टे ऑफ सेंटेंस के साथ साथ हम स्टे ऑफ कन्विक्शन भी अलाउ करेंगे, लेकिन ये हमेशा अलाउ नहीं होगा, ये केवल रेयर केसेस में होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब आप स्टे ऑफ सेंटेंस लोगे अपीलेट कोर्ट से तो आप अपीलेट कोर्ट को ये इन्फॉर्म करोगे कि आप मुझे स्टे ऑफ कन्विक्शन भी दो, जिससे कि मेरा जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है इसकी वजह से वो रिजॉल्व हो पाए इशू। तो आपको अपीलेट कोर्ट को बताना पड़ेगा कि क्यों आपको स्टे ऑफ सेंटेंस के साथ स्टे ऑफ कन्विक्शन भी चाहिए। और अगर अपीलेट कोर्ट को आपके जो केस है उसके हिसाब से ये फील हुआ तो वो आपको स्टे ऑफ सेंटेंस के साथ साथ स्टे ऑफ कन्विक्शन भी दे देगा। तो बिकॉज ऑफ दिस अब क्या हो गया है कि आप जो MP, MLA और MLC है अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन तो उसको ये रेमेडी मिल जाती है और वो स्टे ऑफ कन्विक्शन ले लेता है। और जैसे कि स्टे ऑफ कन्विक्शन मिलता है वैसे ही उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नॉन ऑपरेशनल हो जाता है और वो वापस से उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है जैसे वो पहले था, ठीक है। तो ये था सिनेरियो सेक्शन 389 का। अब क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट एक PIL फाइल की गई। PIL क्यों फाइल की गई? PIL इसलिए फाइल की गई
कि उन्होंने ये चीज़ क्लेम की, मतलब लोक प्रहरी ने पीआईएल फाइल की थी, उन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 389 है, क्योंकि वो कहीं भी स्टे ऑफ कन्विक्शन नहीं प्रोवाइड करता है, तो कोर्ट को ऐसा इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए 389 को और स्टे ऑफ कन्विक्शन नहीं देना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि ये जो आप स्टे ऑफ कन्विक्शन की रेमेडी दे रहे हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये लिली थॉमस के जजमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि लिली थॉमस ने ये इंटरप्रेट किया था कि जो सेक्शन 8 है उसमें ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि वापस से रिवाइवल ऑफ मेंबरशिप देकर, ठीक है, स्टे ऑफ कन्विक्शन लगाकर रिवाइवल ऑफ मेंबरशिप देकर, मतलब मेंबरशिप जो डिस्क्वालिफिकेशन उसको नॉन ऑपरेशनल बनाकर आप क्या कर रहे हो, एक तरह से लिली थॉमस के जजमेंट को डिस्कार्ड कर दे रहे हो। ठीक है। तो 8 क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का फ़ायदा क्या हुआ। तीसरी चीज़ उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो मेंबरशिप का आप रिवाइवल कर रहे हो उससे क्या हो रहा है, एक तरह का फ्लड गेट ओपन हो गया है और फिर से जो है MP MLAs और MLCs अपील फाइल करके कन्विक्शन का स्टे लेके आराम से MP MLA और MLC बने हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए और उनका जो अपील है वो चलता रहता है। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, इस PIL को डिसमिस कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, उसमें बहुत ही डिटेल में इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि क्यों 389 को ऐसे इंटरप्रेट किया गया है, क्यों 389 को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, तो वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो अब हम उसके मेरिट्स में दोबारा नहीं घुसेंगे। और दूसरी उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो ये रेमेडी प्रोवाइड की गई है 389 के अंदर स्टे ऑफ कन्विक्शन की, वो इसलिए है कि मान लो कि कोई फ्रिवलेस ग्राउंड पे क्रिमिनल केस फाइल करता है और गलती से उसमें MLA या MP और MLC को कन्विक्शन मिल जाता है, तो अब क्या उनके पास कोई रेमेडी नहीं है, अब वो पूरा 6 साल और अपने इम्प्रिजनमेंट के सर्व करने वाले साल का टोटल वेट करें और उसके बाद दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएंगे। जो इतनी मेहनत से वो इलेक्शन लड़ के बने थे MP MLA MLC, क्या जस्ट बिकॉज कि एक केस में उनका कन्विक्शन हो गया तो उनको कोई रेमेडी नहीं है। नॉर्मल जो इंसान होता है, जो ऑफेंडर होता है, अगर वो कन्विक्ट होता है तो उसके पास तो प्रॉपर अपील की रेमेडी होती है। ठीक है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमेशा जो है अपील की रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। तो हम कैसे MP MLA और MLC से ये रेमेडी वापस ले सकते हैं, ठीक है, हम उनसे कैसे ये रेमेडी हटा सकते हैं। ओके। तो ये था आपका लोक प्रहरी और लिली थॉमस का जजमेंट। लेकिन अब इस जजमेंट की वजह से, जो ये 2 जजमेंट्स हैं, इनकी वजह से क्या लूपहोल्स क्रिएट हुए हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे MP मोहम्मद फैसल के केस से। इनके केस में क्या हुआ कि सिमिलरली जैसे राहुल गांधी के केस में हुआ है कि वो कन्विक्ट हुए और उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और उनकी जो सीट है वो वेकेंट हो गई। तो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उसके पास पावर है, वो चाहे तो अब वो बाई इलेक्शन कंडक्ट करा सकता है, तो उन्होंने नोटिफाई कर दिया बाई इलेक्शन। जब तक उन्होंने बाई इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन की, उसी टाइम या उससे थोड़े टाइम के बाद उनको कन्विक्शन पे स्टे मिल गया हाई कोर्ट से मोहम्मद फैसल को। अब क्योंकि उनको स्टे मिल गया है तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो गया, नॉन ऑपरेशनल हो गया। तो अब इलेक्शन कमीशन बेचारी क्या करेगी, उन्होंने क्या किया कि वापस से नोटिफिकेशन विड्रॉ की, उनको करनी ही पड़ी क्योंकि मोहम्मद फैसल अब वापस से उनकी मेंबरशिप रिवाइव हो गई उसी सीट से। लेकिन अभी तक लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने क्या किया था, अभी हाल में उन्होंने जो है मोहम्मद फैसल का नोटिफाई कर दिया है कि नहीं, अब वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। लेकिन काफ़ी समय तक उन्होंने नोटिफाई नहीं किया था कि नहीं, अब वो जो है वापस से MP हो गए हैं और उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नॉन ऑपरेशनल हो गया है। ठीक है। तो इस केस से क्या समझ में आता है, इस केस से क्या लूपहोल समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि अगर आपका स्टे ऑफ कन्विक्शन ग्रांट हो जाता है, मान लो स्टे ऑफ कन्विक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देता है बाईपोल और बाई इलेक्शन, तो एक तो उनको नोटिफिकेशन को विड्रॉ करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि यार अभी तो बाई इलेक्शन हो रहा था, अब बाई इलेक्शन नहीं हो रहा है, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस भी वेस्ट होंगे इलेक्शन कमीशन के। और बाई चांस अगर कन्विक्शन का स्टे आपको तब मिलता है जब ऑलरेडी इलेक्शन कंडक्ट हो गया, कोई दूसरा बंदा इलेक्ट हो गया, तो फिर वो भी अगेन एक प्रॉब्लम है भाई, वहाँ पर उनकी मेंबरशिप तो रिवाइव हो गई है, तो अब कौन असली में MP है उस जगह से, उस सीट से, जो अभी इलेक्ट हुआ है या फिर जो पहले वहाँ पर इलेक्टेड थे। एक ये लूप होल है। दूसरा क्या लूप होल है कि अगर मान लो कन्विक्शन स्टे भी हो जाता है, लेकिन जो सेक्रेटेरिएट है लोकसभा के, जैसे इस केस में सेक्रेटेरिएट है, उन्होंने मान लो उनकी जो है नोटिफाई नहीं किया और उनको वापस से MP MLA और MLC के लिए रीइंस्टेट नहीं किया, तो फिर क्या रेमेडी बचेगी, मतलब आप बार बार आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, जैसे अभी मोहम्मद फैसल कोर्ट गए हुए हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है, मतलब ऑब्वियसली लिली थॉमस और लोक प्रहरी में जो रेमेडी दी गई है वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये जो नए लूप होल्स क्रिएट हुए हैं इनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है।
तो अब देखते हैं, मोहम्मद फैसल का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मे बी उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशंस दे जिसकी वजह से ये जो लूप होल्स क्रिएट हुए हैं वो रिजॉल्व हो जाए, या मे बी फ्यूचर में कोई ऐसा केस फाइल हो, आप ऐसा कोई केस फाइल कर सकते हो जिसमें मे बी इस पे कुछ नए इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट दे. सो दैट इज़ इट फॉर डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ MPs, MLAs एंड MLCs. मैंने आपको अभी तक की पूरी एक पिक्चर दे दी है. सो थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल पे भी आप क्लिक करें. और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई चीज़, कोई इशू ना समझ में आए या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई और डाउट है तो डू कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में. एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और लीगल टॉपिक पे जो अभी न्यूज़ में चल रहा हो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या फिर कोई भी ऐसा कन्वेंशनल टॉपिक है लॉ का जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, आपको एक्सप्लेन करूँ उसको इन ईजी वर्ड्स, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सो तो तब तक के लिए बाय.